लोकतंत्र ढहता हुआ दिख रहा है और संवैधानिक संस्थाओं के इंजन टकराने लगे हैं। लड़ाई अब सिर्फ ट्रू इंडियन की नहीं बल्कि ट्रू जज की भी हो गई है। कौन सच्चा जज है और कौन न्यायपालिका की शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है, और ये सवाल तब उठा है जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट टकराने लगे हैं। इधर राहुल गांधी ने केचुआ के पाखंड को ध्वस्त कर दिया है और उनके खुलासे के बाद संवैधानिक संस्थाओं की आजादी के जंग के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के संकेत मिलने लगे हैं, क्योंकि सवाल महादेवपुरा की जनता के वोट के अधिकार का है। राहुल के आरोपों के बाद ये कहा जाने लगा है कि 2024 में महादेवपुरा की जनता ने अपना सांसद नहीं चुना, यानी जनता ने अपना सांसद नहीं चुना, बीजेपी ने अपना उम्मीदवार जितवा लिया, जनता हार गई। और ये फर्जीवाड़ा पूरे देश में कितनी सीटों पर कितनी विधानसभाओं में हुआ कोई नहीं जानता। क्या महादेवपुरा की जनता बीजेपी के सांसद के चुनाव को अवैध मानेगी? क्या वो फिर से चुनाव कराने के लिए सड़कों पर उतरेगी? कोई नहीं जानता, क्योंकि जनता को भी तो डर लगता है। मगर राहुल गांधी सड़क पर उतर चुके हैं। सोचिए कि महादेवपुरा की तरह किस किस विधानसभा और किन किन लोकसभाओं की जनता के मताधिकार और जनप्रतिनिधि चुनने के अधिकार पर बट्टा लगा है। मगर इस लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद बिल्कुल नहीं, क्योंकि राजीव कुमार के बाद अगर ज्ञानेश कुमार चुनाव आयुक्त हैं तो इसकी जमीन भी गणेश आरती करने वाले मिलाड ने ही तैयार की, नाम मत पूछिएगा। यानी लोकतंत्र को ढाह देने का रास्ता भी सुप्रीम कोर्ट से ही निकला। इस बीच भाजपा सांसद और वकील मनन कुमार मिश्रा ने प्रियंका गांधी के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल करने की बात कही है, क्योंकि प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी के ट्रू इंडियन होने की बात करने वाले मिलाड के कमेंट पर सवाल उठा दिया। मनन कुमार मिश्रा ने कह दिया कि देश की जनता न्यायपालिका की अवमानना करने वाले बयानों को बर्दाश्त नहीं करेगी। मगर सवाल यह है कि अगर राहुल गांधी ने केचुआ को शपथ पत्र नहीं दिया तो क्या चुनाव आयोग राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट जाएगा, मुकदमा दर्ज कराएगा, उन्हें गिरफ्तार करवाएगा? जबकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि मेरा वचन ही मेरा शपथ है। नेता प्रतिपक्ष ने चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट से ही केचुआ को नंगा कर दिया है और अब केचुआ कह रहा है कि कसम खाइए कि आप सच बोल रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि राहुल गांधी की पीसी के बाद ही पूर्व केचुआ आयुक्त और शायरीबाज राजीव कुमार को तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता, मगर ऐसा हुआ नहीं, शायद होगा भी नहीं। देखना यह है कि राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग क्या एक्शन लेता है। मगर कानूनी मामलों के जानकार पत्रकार सौरव दास ने लिखा कि चुनावी निष्पक्षता की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में नहीं लड़ी जानी चाहिए, ये लड़ाई सड़कों पर लड़ी जानी चाहिए। और अगर विपक्ष इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट चला गया तो पूरा मुद्दा ही डाइवर्ट हो जाएगा, जनता की नजरों से हट जाएगा, राजनीतिक हस्तक्षेप की जगह नहीं बचेगी और मामले को किसी रैंडम कमेटी के सामने फेंक दिया जाएगा और अंत में कोई सील्ड लिफाफा पूरे मुद्दे को खा जाएगा। आप मामले की गंभीरता को समझिए। जब एक पत्रकार कहता है कि चुनावी निष्पक्षता का मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं लड़ना चाहिए तो समझ लीजिए कि कोर्ट का इकबाल कितना बचा है। मिलाड लोगों पर किसी को भरोसा नहीं है, क्योंकि पिछले 11 सालों में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी निष्पक्षता के हर ज्वलंत मुद्दे पर पानी डाल दिया और अब हालत ये हो गई है कि ट्रू जज की लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टकरा रहे हैं। और सिर्फ टकरा ही नहीं रहे, सीधे तौर पर जंग का ऐलान हो गया है। मामला सुप्रीम कोर्ट बनाम इलाहाबाद हाई कोर्ट का है और इलाहाबाद हाई कोर्ट के 13 जजों ने सुप्रीम कोर्ट को ही चैलेंज कर दिया। कहिए कि कोर्ट के एक आदेश को चैलेंज करने का साहस दिखा दिया और फिर सुप्रीम कोर्ट को अपनी गलती सुधारनी पड़ी। और ये वही हाई कोर्ट है जो पिछले 11 साल से हमेशा सुर्खियों में रहा है, चाहे मामला जस्टिस शेखर यादव का रहा हो या जस्टिस वर्मा का। मगर हाई कोर्ट के 13 जजों का फैसला अभूतपूर्व था, जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी और इसलिए सोशल मीडिया पर लोग इसे न्यायपालिका की बगावत कहने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि यह हाई कोर्ट की स्वतंत्रता और स्वायत्तता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है। मगर न्यायपालिका के इंजन का यह टकराव केवल एक आदेश की अवहेलना का मामला नहीं था, बल्कि सवाल यह था कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्तियों का अतिक्रमण कर रहा है या फिर न्यायपालिका के भीतर बसे मवाद का फूट जाना है। 4 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट में जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस प्रशांत कुमार के खिलाफ एक सख्त और विवादास्पद आदेश पारित कर दिया था। इस आदेश में जस्टिस प्रशांत कुमार को आपराधिक मामले की सुनवाई से पूरी तरह हटने और उन्हें केवल एक वरिष्ठ जज के साथ डिवीजन बेंच में बैठने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस प्रशांत कुमार के एक बयान पर आधारित था और जज साहब ने कथित तौर पर कहा था कि आपराधिक मुकदमों का उपयोग सिविल दावों की वसूली के लिए किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे कानून की गलत व्याख्या माना और इसे न्यायिक अनुशासन का उल्लंघन करार देते हुए जस्टिस प्रशांत कुमार को दंडित करने का फैसला किया। मामला एमएस ललिता टेक्सटाइल कर्सन और एमएस शिखर केमिकल्स के बीच एक व्यावसायिक विवाद से जुड़ा था। ललिता टेक्सटाइल ने शिखर केमिकल्स को 52,34,000 रुपए से ज्यादा का धागा सप्लाई किया था, जिसमें से 47,45,000 का भुगतान हो चुका था, लेकिन 4,59,385 रुपए का
बकाया अगस्त 2019 से लंबित था। ललिता टेक्सटाइल्स के मालिक ने दावा किया कि उन्होंने कई बार टेलीफोन और लीगल नोटिस के जरिए भुगतान की मांग की, लेकिन नोटिस प्रॉमिसेस लॉक्ड जैसे कारणों से वापस आ गए। इसके बाद उन्होंने धोखाधड़ी और आईपीसी की धारा 420, 406 के तहत ठगी की आपराधिक कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया। मामला जब कोर्ट पहुंचा तो जस्टिस प्रशांत कुमार ने भी इस मामले में आपराधिक कार्रवाई की अनुमति दे दी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने न्याय का मजाक करार दिया। कोर्ट ने कहा कि ये सबसे खराब और त्रुटिपूर्ण आदेशों में से एक है जो बेंच ने अपने कार्यकाल में देखा है। कोर्ट ने न केवल हाईकोर्ट के आदेश को रद्द किया, बल्कि जस्टिस प्रशांत कुमार को आपराधिक मामलों से हटाने का भी आदेश दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लेनदेन के एक साधारण मामले को विश्वास का आपराधिक हनन या ठगी नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने इसी आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट के 13 जजों ने अपने चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर एक फुल कोर्ट बुलाने की मांग की और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू न किया जाए। जजों ने इसे हाईकोर्ट की स्वायत्तता पर हमला करार दिया। यह कदम इतना साहसिक था कि इसे भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में पहली न्यायिक बगावत कहा जाने लगा। इन 13 जजों में से कई का कार्यकाल अभी लंबा था, जिसका मतलब यह है कि वे अपने करियर को जोखिम में डालने को तैयार थे। और जजों ने पत्र में कहा कि रोस्टर का निर्धारण हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का विशेषाधिकार है और सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप संवैधानिक ढांचे के खिलाफ है। सवाल यह है कि क्या यह केवल जस्टिस प्रशांत कुमार के प्रति सहानुभूति थी या फिर यह सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के खिलाफ सामूहिक विद्रोह। टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार धनंजय महापात्रा ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के कई सीनियर जजों ने भी इस आदेश पर कड़ा ऐतराज जताया था। उनका कहना था कि कानून की गलत व्याख्या के लिए जज को रोस्टर से हटाना सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। और कई पूर्व चीफ जस्टिसों ने भी कहा कि यह शक्ति केवल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास है। तो सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जज जेबी पारदीवाला अपनी सीमा लांघ गए? ये पूरा मामला न्यायिक स्वायत्तता का सवाल बन गया था और भारत का संविधान हाईकोर्ट्स को स्वतंत्र और शक्तिशाली संस्था के तौर पर देखता है। अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट्स को व्यापक रिट अधिकार दिए गए हैं। यह अधिकार हाईकोर्ट को मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए स्वतंत्र रूप से कार्य करने की शक्ति भी देता है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 और 136 के तहत अपीलीय और संवैधानिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो हाईकोर्ट्स के प्रशासनिक मामलों में भी दखल दे दे। जस्टिस प्रशांत कुमार के मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश हाईकोर्ट की स्वायत्तता पर सीधा हमला माना जा रहा था। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ सीनियर जजों ने इसे जुडिशियल फेडरलिज्म का उल्लंघन करार दिया। इन जजों का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट केवल अपीलीय कोर्ट है, न कि हाईकोर्ट का नियामक या अनुशासक। इसलिए कहा जा रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्तियों का अतिक्रमण कर रहा है, और अगर हाँ तो क्या ये एक संवैधानिक संकट को जन्म देने वाला है? इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक और मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर नाराजगी जताई। दरअसल इस मामले में हाईकोर्ट ने एक आरोपी को पुलिस रिमांड में भेजने की अनुमति दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारों का उल्लंघन करार दिया। दिलचस्प यह है कि इस मामले की सुनवाई भी जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच कर रही थी। कोर्ट ने कहा कि पुलिस रिमांड के लिए मजिस्ट्रेट की अनुमति जरूरी है और हाईकोर्ट का यह आदेश कानून के खिलाफ है। मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के बीच तनाव केवल एक मामले तक सीमित नहीं है। याद रखिए कि जब जस्टिस वर्मा का तबादला दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट किया गया था, तब भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद के वकीलों ने आवाज बुलंद की थी और अगस्त 2025 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जजों ने मोर्चा खोल दिया। क्या ये एक संयोग है या फिर अमृतकाल में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच बढ़ते टकराव का संकेत? और अगर ये टकराव है तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट की बढ़ती हस्तक्षेपवादी प्रवृत्ति का परिणाम है? ये पहली बार नहीं है जब न्यायपालिका में जजों के खिलाफ जजों ने बगावत का झंडा बुलंद किया। और सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजों ने तो सालों पहले ही चीफ जस्टिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। जस्टिस जे चेलमेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस कुरियन जोसेफ ने ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा पर मास्टर ऑफ रोस्टर की शक्तियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। उस समय भी सवाल उठा था कि क्या सुप्रीम कोर्ट के भीतर कुछ खास जजों को राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों को सौंपा जा रहा है। और आज भी स्थिति बदली नहीं है, बल्कि बद से बदतर होती हुई दिख रही है। भले ही चीफ जस्टिस बदलते रहे हों, बिहार के SIR मामले में भी जस्टिस सूर्यकांत की पीठ में एंट्री को लेकर विवाद पैदा हुए, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के 13 जजों का अपने चीफ जस्टिस को लेटर लिखना एक जबरदस्त लड़ाई थी। ऐसा साहस कोई और नहीं कर पाया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नाफरमानी का बिगुल बजा दें। इसलिए मामले में लीपापोती के लिए दोबारा सुनवाई की बात कर दी गई और सुनवाई भी वही जज करने वाले थे जिन्होंने पहले जस्टिस कुमार को लेकर सख्त निर्देश दिया था। सवाल यह कि दोबारा सुनवाई का फैसला क्यों हुआ? क्या सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजों ने जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन को संविधान फिर से पढ़ाया, या फिर यह कहा कि आपको अधिकार नहीं है कि आप हाईकोर्ट का रोस्टर तय करेंगे? इसलिए जब 8 अगस्त को दोबारा सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही ऑब्जर्वेशन को डिलीट कर दिया। कह दिया कि यह उनका काम नहीं है कि वे हाईकोर्ट का रोस्टर तय करें, वहां के चीफ जस्टिस के अधिकार में अतिक्रमण करें और एक जज को आपराधिक मामले की सुनवाई से अलग कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनका मकसद हाईकोर्ट के न्यायाधीश को शर्मिंदा करना नहीं था।
जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा कि उनका कमेंट केवल इस उद्देश्य से किया गया था कि न्यायपालिका की गरिमा बनी रहे। कोर्ट ने यह भी माना कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ही रोस्टर के स्वामी होते हैं और ऐसे मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार उन्हीं को है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन बी लोकुर ने एक कार्यक्रम में कहा कि जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार का हस्तक्षेप काफी ज्यादा हो रहा है। मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर सरकार के परामर्श से तैयार किया गया था, लेकिन उसे लागू करने में कई समस्याएं आई हैं। जस्टिस लोकुर का आरोप है कि कुछ जजों की नियुक्ति में देरी उनके द्वारा सुनाए गए फैसलों के कारण ही हो रही है, न कि उनकी योग्यता के आधार पर। उन्होंने कहा कि जजों की नियुक्ति प्रक्रिया अगर सरकार के हाथों में हो तो यह शरारत हो सकती है। उन्होंने कहा कि जजों की नियुक्ति प्रक्रिया अगर सरकार के हाथों में हो तो यह शरारत हो सकती है। कुछ लोगों की नियुक्ति पहले की जाती है जबकि सीनियर लोगों को 6-7 महीने तक लटकाया जाता है। जाहिर है कि इससे जजों की सीनियरिटी पर असर पड़ता है। जस्टिस लोकुर ने यह भी कहा कि मौजूदा समय में 2 जजों जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ संसद में महाभियोग की कार्रवाई लंबित है और देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि महाभियोग के 2 प्रस्ताव लंबित हैं। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका को यह सुनिश्चित करना होगा कि सही लोगों की नियुक्ति हो और जजों के आचरण पर नजर रखी जाए। उधर जस्टिस अभय एस ओक ने कहा कि जजों की नैतिकता केवल कानून और संविधान पर आधारित होनी चाहिए, न कि व्यक्तिगत मान्यताओं या लोकप्रिय भावनाओं पर। इस मामले पर हमने इस वीडियो में विस्तृत चर्चा किया है, जरूर देखिएगा। उन्होंने कहा कि जज बनने के बाद आपको अपनी धार्मिक या दार्शनिक मान्यताओं को एक तरफ रखना होगा। जो कानूनी और संवैधानिक है वही आपके लिए नैतिक है। जस्टिस ओक ने जोर देकर कहा कि जजों को पॉपुलर ओपिनियन या सामाजिक दबाव से प्रभावित नहीं होना चाहिए। और जब जस्टिस ओक ये कह रहे थे तब जनता को जस्टिस दीपांकर दत्ता की याद आ रही थी, जिन्होंने ट्रू इंडियन के अपने फिलोसफिकल विचारों के तराजू पर नेता प्रतिपक्ष को तौल दिया था। जस्टिस ओक ने एडीएम जबलपुर मामले में जस्टिस एच.आर. खन्ना की असहमति का उदाहरण भी दिया। मगर आज कितने जज सत्ता के खिलाफ जाने का साहस कर पाएंगे, जबकि ज्यादातर जज सत्ता की लाइन को फॉलो करते हुए नजर आते हैं, बल्कि उनसे भी 4 कदम आगे निकल जाते हैं। सत्ताधारी दल के प्रवक्ता भी उतना नहीं बोलते जितना ये लोग बोल जाते हैं। सवाल यह है कि जस्टिस अभय एस ओक की बातें सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज सुनते हैं कि नहीं, या फिर कान में कड़वा तेल डाल के सो जाते हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को एक बार फिर फटकार लगाई है। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत ईडी की गिरफ्तारी की शक्तियों की समीक्षा के दौरान कहा कि ईडी ठगों की तरह बर्ताव नहीं कर सकती। पिछले 5 साल में पीएमएलए के तहत 5000 मामले दर्ज हुए, लेकिन सजा 10% से भी कम मामलों में हुई। सवाल यह है कि क्या ईडी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है? अगर हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट का यह सख्त रुख क्या केवल दिखावा है, या फिर कोर्ट ईडी की शक्तियों पर लगाम लगाएगा, या फिर शक्तियों का दुरुपयोग करने वालों को सजा देगा? इस सवाल का जवाब किसी को पता नहीं है। मगर जस्टिस ओक की बातों को सुने तो सीजेआई गवाही के पास पूरा मौका है कि वो लोकतंत्र और संविधान को बहाल करें और ईडी को संविधान का पाठ पढ़ाएं। मगर अमृतकाल में न्यायपालिका का इतिहास फैसले देने से ज्यादा सलाह और प्रवचन देने का रहा है। और जस्टिस सुधांशु धूलिया के विदाई समारोह में सीजेआई गवाही ने कहा कि वे नवंबर 2025 में रिटायर होने के बाद समय पर अपना सरकारी आवास खाली कर देंगे। गवाही का यह कमेंट दिलचस्प है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस भेजा था। इसलिए गवाही का कमेंट न्यायपालिका के गलियारों में चटखारे लेकर सुना जा रहा है। मगर इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में भी प्रशासनिक और व्यक्तिगत मुद्दे तनाव का कारण बन सकते हैं और चीफ जस्टिस लोग भी एक दूसरे पर निशाना साधते रहते हैं। जरा सोचिए, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पत्र लिखकर सरकार से कहा गया कि भैया वो पूर्व चीफ जस्टिस जो है चंद्रचूड़ जी, उनसे कहिए बंगला खाली करें, जाएं अपना देखें कहीं और। लेकिन अब तक उन्होंने बंगला खाली नहीं किया। इस बीच वर्तमान चीफ जस्टिस ने कह दिया कि हम तुरंत खाली कर देंगे। अब आप इशारा समझ गए होंगे कि ये बातें किसके लिए कही गई हैं। फिलहाल वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।